नमस्कार, स्वागतम, अभिनंदन है बच्चों आपका आपकी हिंदी की पाठशाला में। इसे हिंदी की पाठशाला कम, लोकगीत की पाठशाला ज़्यादा कहें। जैसे पिछले हमने 2 भागों में आपको ब्रज भाषा और भोजपुरी भाषा के लोकगीत आपको बताए थे। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था बच्चों कि अगर हम अपने घर से कुछ मील दूर जाते हैं तो वहाँ के पानी का स्वाद चेंज होता है, बदल जाता है। और अगर हम उससे कुछ और दूरी पर चले जाते हैं तो वहाँ की वाणी ही बदल जाती है, मतलब बोली ही बदल जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। हाँ, आपको भी पता है, आप अपने गांव से या अपने शहर से आप गांव की तरफ जाते हैं या गांव से आप शहर की तरफ आते हैं तो बोलने के जो उच्चारण है, लहजा है, वो बहुत कुछ बदल जाता है और कहीं कहीं तो पूरे की पूरी बोली ही बदल जाती है। तो हमारा जो पाठ है लोकगीत, इसमें हमने आपको अभी तक 2 भाषाओं के बारे में बताया है। पहली भाषा हमारी कौन सी थी? ब्रज भाषा, और दूसरी भोजपुरी भाषा, है ना बच्चों? याद आया? ब्रज भाषा में हमने कौन सा लोकगीत गाया था? बताइए, ब्रज भाषा में हमने कौन सा लोकगीत गाया था? याद आया? आज विरज में होरी रे रसिया, जिसमें हमने होली का वर्णन देखा था। उसके बाद हमने कौन सी भाषा के लोकगीत को सुना था? भोजपुरी भाषा, है ना? और उसका क्या था? क्या बोली थी इसकी? बताइए। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासी। याद आ गया ना आपको? तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि अभी तक हमने आपको सिर्फ 2 ही बोली बताई है, जबकि आपके पाठ में 4 बोली है। हमने कहा था ना, यहीं पे भी कहानी समाप्त नहीं होती हमारी। आज हम आपको अवधी भाषा के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जैसा कि हम कहते हैं कि आगे बढ़ने से पहले एक कदम हमें पीछे आना चाहिए, है कि नहीं? तो क्यों ना हम आपसे कुछ प्रश्न उत्तर पूछ लेते हैं। वो प्रश्न उत्तर क्या है, आप देखिए। हमारा पहला प्रश्न है, आपने लोकगीत के माध्यम से कितनी भाषाओं से परिचय प्राप्त किया? कितनी भाषाएं थी हमारी? 2 भाषाएं, ब्रज भाषा और भोजपुरी, जो आपने इससे पहले प्राप्त किया था। दूसरा प्रश्न है, भोजपुर जिले का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? आपको याद ही होगा किसके द्वारा किया गया था? जी हाँ, भोजपुर जिले का नामकरण राजा भोज द्वारा किया गया था। ठीक है बच्चों। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, भोजपुरी भाषा उत्तर प्रदेश के किस दिशा से किस दिशा तक बोली जाती है? जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि भोजपुरी भाषा का विस्तार बहुत जनपदों में है, एक ही जनपद में नहीं है, और हमारी बोलियों का विस्तार ज़्यादातर अनेक जनपदों में है। तो भोजपुरी भाषा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक। कुछ याद आया? जी हाँ, ये प्रश्न इसीलिए हमने पूछे कि आपने पिछली कक्षा में जो भी आपने सुना या पढ़ा उसको आप पुनः स्मरण कर लें। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपको आज अवधी भाषा के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले लोकगीत से परिचय प्राप्त कर लेते हैं उन बच्चों के लिए जो उस दिन हमारे पाठशाला में नहीं आए थे। आए थे आप लोग? नहीं आए थे ना? आज उनके लिए, और जो आए थे वो इसे फिर से याद कर लें। लोकगीत क्या है बच्चों? हमारे घरों गांव में बहुत से अवसर पर गीत गाए जाते हैं और ये गीत अक्सर समूह में गाए जाते हैं। गाते समय इनमें वाद्य यंत्र बाजा का भी प्रयोग होता है, जैसे ढोलक, झांझ और मंजीरा। और ये गीत हमारी बोली के गीत होते हैं, और जो हमारी बोली के गीत होते हैं इन्हीं गीतों को हम लोकगीत कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जन समूह में गाते हैं, हमारे क्षेत्र की बोली होती है। एक और बात, आपने भी अगर गांव में या अपने घरों में कोई समारोह, शादी देखी होगी तो उसमें कई सारी औरतें एक साथ खड़े होकर गीत गाती हैं। कभी सांझ के गीत होते हैं, प्रहर के गीत होते हैं, देवी गीत होते हैं, बहुत सारे गीत होते हैं। तो ये गीत गाते समय एक उत्साह सा उत्पन्न होता है, एक अलग सा ही उत्साह होता है मन में, एक उत्तेजना आ जाती है, हमारे आवाज़ में एक
अलग ही भाव आ जाते हैं और वो भाव ही हमारे लोकगीत के ही होते हैं, क्योंकि यह गीत जन समूह के साथ मिलकर ढोलक, मंजीरा, मुरली, झांझ और करतल, जैसा कि बताया था करतल क्या होता है, हमारी ताली, ताली के साथ गाया जाता है। हमारे लोकगीत से संबंधित गांव और क्षेत्र और वहाँ के जन समूह की झलक भी मिलती है। किस में मिलती है? हमारे लोकगीत में, क्योंकि हमारे लोकगीत का अर्थ ही यही है, हमारे क्षेत्र की बोली। बच्चों, हमने लोकगीत के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश की भाषा ब्रजभाषा और भोजपुरी से परिचय प्राप्त कराया, और जो आपको बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक भी रही, इसका मुझे आभास होता है। और आज हम आपके लिए एक नई भाषा लाए हैं अपने वादे के अनुसार, अवधी भाषा। तो बच्चों, आज आप एक नई भाषा अवधी के विषय से परिचित होंगे, उससे अवगत होंगे। आपके पाठ में यह चित्र है जिसमें दो भाषाएं हैं, अवधी और बुंदेली। तो आज हम प्रथम भाषा अवधी लेंगे और बुंदेली बाद में आपको बताएंगे। सबसे पहले अवधी भाषा के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि अवधी भाषा है क्या। बच्चों, अवधी भाषा हिंदी क्षेत्र की एक उपभाषा है। यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र जिसमें लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, अयोध्या, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, अंबेडकर नगर, गोंडा, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती तथा फतेहपुर में बोली जाती है। जैसा कि हमने आपसे पहले कहा था कि हर बोली का एक अलग ही विस्तार होता है, हर जनपद में बोली जाती है। जैसे कि भोजपुरी, आपको पहले बताया था, भोजपुरी हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, और ऐसे ही हमारी अवधी भाषा भी है, लेकिन उनको हमने दिशाओं में, क्षेत्रों में ना बांट कर हमने आपको कुछ ज़िले बताए हैं। वो ज़िले एक बार आप फिर से देख लीजिए कौन कौन से ज़िले हैं, और अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं से हम आपसे प्रश्न भी पूछेंगे। हमारे अवध क्षेत्र में कौन कौन से आती है अवधी बोली? लखनऊ क्षेत्र है, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, अयोध्या, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज। प्रयागराज याद आया? इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज। कौशाम्बी, अंबेडकर नगर, गोंडा, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती तथा फतेहपुर में बोली जाती है। याद हो गया आपको? अब एक और चीज़, ये अवध शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से है? जैसे कि हमने बताया था भोजपुरी की शब्द की उत्पत्ति हमारी संस्कृत भाषा से हुई है, उसी तरह अवध शब्द की भी उत्पत्ति अयोध्या से हुई है। आपने अगर रामचरितमानस पढ़ा होगा तो उसमें हमारे तुलसीदास जी ने, महाकवि तुलसीदास जी ने अपने मानस में अयोध्या को ही अवधपुरी कहा है। अब आपको समझ में आया अवधी भाषा कहाँ बोली जाती है? अपने क्षेत्र में भी है, लखनऊ में भी अवधी भाषा बोली जाती है, और जो रायबरेली है वहाँ भी अवधी भाषा बोली जाती है। तो अब आप कह सकते हैं हम अवधी भाषा बोलते हैं और अवधी बोली का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि सर्वप्रथम हम आपको अवधी भाषा के बारे में बताएंगे। आपके पाठ में संकलित अवधी लोकगीत है जिसे हम आपको पढ़ेंगे, उसका अर्थ आपको बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लोकगीत है, लोकगीत में भावनाएं हैं, अर्थ बहुत कम, और अर्थों के साथ अगर भावनाएं हम जोड़ देंगे तो वो सार्थक बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि भावनाओं का अलग ही अर्थ होता है और हमारे मानक शब्दों का अर्थ अलग ही होता है। तो चलिए बच्चों, पहले हम आपको अवधी भाषा के लोकगीत पढ़ के सुना देते हैं और उसका अर्थ बताने का प्रयास करते हैं। अवधी। बाबा निमिया का पेड़ जीनी काटेयू, निमिया
चिड़ैया के बसेर, बलैया लेहूँ बीरन की, हो मोरे बाबा। यह एक बेटी कह रही है अपने पिताजी से, बाबा से, कि बाबा नीम का पेड़ जिसे आप काटने जा रहे हैं, जिनी काटे यूँ, जिसे आप काटने जा रहे हैं, बाबा निमिया का पेड़ जिनी काटे यूँ, निमिया चिड़ैया के बसेर, बलैया लेहूँ बीरन की, हो मोरे बाबा। जैसा कि आपने देखा कि इसमें बाबा शब्द आ रहा है। एक बेटी अपने बाबा से अनुरोध कर रही है कि बाबा नीम के जिस पेड़ को आप काटने जा रहे हैं उस पेड़ को मत काटो, क्योंकि निमिया चिड़ैया के बसेर, निमिया क्योंकि नीम चिड़िया का बसेरा होता है, वहाँ पे चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा है, अपना बसेरा बना रखा है। बलैया लेहू बीरन की, मैं अपने वीर की, वीर का यहाँ पे अर्थ भाई भी है और उसने पेड़ को भी अपना भाई ही माना है, तो मैं अपने भाई की बलैया लेती हूँ, ओ मेरे बाबा इस पेड़ को मत काटो। बाबा सगरी चिड़ैया उड़ी जई हैं, रही जई हैं निमिया अकेर, बलैया लेहूँ बीरन की, हो मोरे बाबा। वो कहती हैं कि बाबा सभी चिड़ैया, जितनी भी चिड़िया उस पेड़ में रहती है वो उड़ जाएगी और नीम अकेली रह जाएगी, क्योंकि जिन चिड़िया ने उन पर बसेरा बना रखा है वो अपने घोंसले के साथ कहीं दूर चली जाएगी और नीम का पेड़ अकेला ही रह जाएगा। तो ओ मेरे बाबा, मैं बलैया लेती हूँ अपने भाई की, अपने नीम के पेड़ की, उसको आप मत काटिए मेरे बाबा, आपसे मेरी यही विनती है, यही अनुरोध है। यह अवधि गीत जिसको पढ़ते वक्त मुझे भी बहुत ही अजीब सा भाव आया कि किस तरीके से एक बेटी ने अपने पिता से पेड़ को ना काटने की बात कही है और कैसे उसने अपने भाव को प्रकट किया है कि चिड़िया का बसेरा है, क्योंकि वह चिड़िया, नीम का पेड़ चिड़िया का घर है। कितना खूबसूरत वर्णन है। अगर हम इसे गीत के रूप में गाते हैं तो और ही खूबसूरत लगेगा। हम आपको गीत के रूप में गाने से पहले इसके बारे में बताते हैं कि यह अवधि गीत, लोकगीत किस प्रकार से और किस लिए वर्णन किया गया है, ये किस अवसर के लिए है। तो चलिए हम आपको बताते हैं, परिचय कराते हैं अवधि लोकगीत बाबा निमिया का पेड़ जिन्हें काटे यूँ। जैसा कि बच्चों हमने आपसे कहा था कि यह गीत एक बेटी अपने पिताजी से अनुरोध कर रही है कि बाबा आप पेड़ को ना काटें। तो प्रस्तुत अवधि लोकगीत एक विदाई का गीत है, क्योंकि जब बेटी विदा होती है तब वह सारी बातें अपने पिताजी से कहती है, अपने पापा से कहती है। तो यह जो लोकगीत कि बाबा निमिया का पेड़ जिन्हें काटे यूँ, तो वह गीत विदाई का गीत है, जिसमें लड़की जब विदा होती है तो उसे अपने विदा होने पर पूरे परिवार की चिंता है, खासकर अपनी माँ की। बेटी को परिवार के साथ साथ पशुओं और पेड़ पौधों की भी चिंता होती है। अपने घर के आंगन में लगे नीम का पेड़, जिसे हमने कहा था भाई समान मानती है उसको, तो अपने घर के आंगन में लगे नीम का पेड़ और उस पर आने वाली चिड़िया और उसके जीवन के फैलाव को वो बचपन से लेकर आज तक देखती आ रही है। तो इसी भाव का वर्णन इस लोकगीत में है, क्योंकि बेटियों के बिना घर कितना वीरान हो जाता है यह हर बेटी हर घर जानता है। इसीलिए विदाई के समय बेटी अपने पिता से नीम के पेड़ को ना काटने का अनुरोध करती है। अब इसी लोकगीत को हम आपके सामने गीत के द्वारा प्रस्तुत करना चाहते हैं और ये भी आशा करते हैं आप इस लोकगीत को सुनें और याद करने का प्रयास करें। लोकगीत अवधि बाबा निमुआ का पेड़। बाबा निमवा के पेड़ जेनी काटे यूँ, बाबा निमवा के पेड़ जेनी काटे यूँ, नीम आ चिड़ैया के बसेर, बलैया लेहू बीरन की,
बाबा नीमवा के पेड़ जिन काटे यू, नीमवा चिड़ैया के बसेर, बलैया ले ओ वीरन की। हो मोरे बाबा बलैया ले ओ वीरन की। बाबा सगेरी चिड़ैया उड़ जई है, बाबा सगेरी चिड़ैया उड़ जई है, रही जई निमैया केर, बलैया ले हो वीरन की। हो मोरे बाबा बलैया ले हो वीरन की। बाबा नीमवा के पेड़ जेनु काटे यू, नीमया चिड़ैया के बसेर, बलैया ले हो वीरन की। बाबा सगेरी बिटैया जहे सासुर, बाबा सगेरी बिटैया जहे सासुर, रह जाई माई अकेल, बरैया ले वीरन की। बाबा सगेरी बिटैया जहे सासुर, रह जाई माई अकेल, बलैया ले हो वीरन की। हो मोरे बाबा बलैया ले हो वीरन की। बाबा नीमवा के पेड़ जन काटे यू, नीमवा चिड़ैया के बसेर, बलैया ले ओ वीरन की। हो मोरे बाबा बलैया ले हो वीरन की। बाबा बिटियन के दुख जिन देहु, बाबा बिटियन के दुख जिन देहु, बिटिया चिड़ैया के नाय ओ बाबा, बलैया ले हो वीरन की। बाबा बिटियन के दुख जिन देहु, बिटिया चिड़ैया के नाय, बलैया ले हो वीरन की। हो मोरे बाबा बलैया ले हो वीरन की। मोरे बाबा बलैया ले हो वीरन की। कितना खूबसूरत गीत है। विदाई गीत गाते हुए भी मेरे भी आँखों में आंसू आ गए कि एक बेटी किस तरह अपने बाबा से अनुरोध करती है कि बाबा इस आंगन में लगे इस नीम के पेड़ को आप मत काटिए, हम नहीं रहेंगे तो ये नीम का पेड़ ही आपको हमारी याद दिलाएगा। तो बच्चों, ये लोकगीत जैसा कि हमने आपसे कहा है कि हमारी भावनाओं को, हमारे मन के जितने भी उथल पुथल है उसको व्याख्यान करता है, उससे व्याख्या करता है बच्चों। तो इसीलिए यह लोकगीत मैंने आपको गा के सुनाया है, किसके भाव को आप समझिए और जानिए। आपको कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। अब बच्चों, जैसा कि आपको हमने अभी तक लोकगीत सुनाया और पढ़ाया भी, अब उसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं। उन कठिन शब्दों को हम अर्थ के द्वारा आपको समझाते हैं, जिससे कि आप लोकगीत के अर्थ को और अच्छे से समझ जाएं। निमिया, निमिया का अर्थ है नीम। जीनी का अर्थ है जिसको, काटेयू काटने। चिड़ैया का अर्थ है चिड़िया। बसेर का अर्थ है बसेरा। लेऊ का अर्थ है ले लो। बीरन का अर्थ है पेड़। और जैसे हमने कहा था आपको, यहाँ पे बीरन का अर्थ पेड़ भी है और भाई भी है। वो कहती है कि मैं अपने पेड़ को भाई के समान मानती हूँ। और जब विदाई होती है तो बेटी अपने भाई को, बहन अपने भाई को बहुत ही प्यार करती है, क्योंकि वो कहती है कि अब तो हम यहाँ से जा रहे हैं भैया, अब आपके हवाले ही हमारे माता पिता और ये परिवार है।
सगरी सभी, अकेर अकेला, बाबा पिताजी। हम आशा करते हैं कि आपने इन कठिन शब्दों के अर्थ को समझ लिया होगा और लोकगीत के भाव को भी आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। आप हैं और आपके साथ जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारी जो बड़ी बहनें हैं, उन्होंने भी इन शब्दों को, इन लोकगीत को बहुत अच्छे से समझा होगा। अब इसके बाद हम आपसे इन्हीं भाषाओं में अपने पाठ में आ जाते हैं, क्योंकि भावनाओं में हम भी बहुत बह गए हैं। तो भावनाओं में नहीं बहना है, हमें पाठ पढ़ाना है। तो आज के पाठ में लोकगीत में जो हमने आपको पढ़ाया है अवधी भाषा में, तो उसके उपरांत हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, वो भी आपके पुनरावृत्ति के लिए कि आपको कितना पाठ याद हुआ है। हमारा बच्चों देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, अवधी भाषा को हिंदी की कौन सी भाषा बताई गई है? हमने आपको पहले बताया था कि अवधी भाषा को हिंदी की उपभाषा बताया गया है। दूसरा प्रश्न, तुलसीदास जी ने अपने मानस में अयोध्या को क्या कहा है? हमने आपको बताया था कि महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अयोध्या को क्या कहा है? तो उत्तर है, तुलसीदास जी ने अपने मानस में अयोध्या को अवधपुरी कहा है। जैसा कि हमने एक प्रश्न कहा था कि आपसे जो हम अभी अवधी भाषा के बारे में बता रहे हैं, उससे मिलता जुलता हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे। तो प्रश्न आपके सामने आ गया है। वो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश प्रांत के कितने जिलों में पूरी तरह से अवधी बोली जाती है? यह आपके सामान्य ज्ञान के लिए भी है। उत्तर प्रदेश प्रांत के कितने जिलों में पूरी तरह से अवधी बोली जाती है? इसका उत्तर है, उत्तर प्रदेश प्रांत के 19 जिलों में अवधी बोली जाती है। कितने जिलों में? 19 जिलों में अवधी बोली जाती है। निमिया का पेड़ गीत किस अवसर का गीत है? ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि निमिया का पेड़ गीत विदाई की गीत है, क्योंकि ये विदाई के वक्त का, विदाई के अवसर है। अवसर तो नहीं कह सकते, समय का है, जब बेटी विदा होती है तब का है। अब बच्चों, अभी तक आपको हमने जो पाठ पढ़ाए हैं, जितनी भाषाएं आपको बताई हैं, तो उनसे हमने क्या क्या सीखा ये जानते हैं। बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि लोकगीत हमारे जन समूह का गीत है, क्योंकि ये हम लोग जन समूह में मिलकर एक साथ गाते हैं और वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो यह हमारे जन समूह का गीत है। अभी हमने आपको पाठ के जरिए कितने भाषाएं बताई थी? तीसरी भाषा तो ये है, 2 भाषाएं बताई हैं। कौन कौन सी? एक बार फिर से याद कर लेते हैं। अभी तक हमने ब्रजभाषा गीत में होली के त्यौहार का वर्णन सुना। आज बिरज में होली रे रसिया, याद आ गया? भोजपुरी भाषा में अपने देश के सुंदर भागों से परिचय प्राप्त किया। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासी। और अवधी भाषा के लोकगीत बेटी की विदाई और एक बेटी की घर छोड़कर जाने की चिंता का वर्णन किया गया है। तो बच्चों, आज आपने 3 भाषाएं ज्ञान प्राप्त कर ली है कि नहीं? पहली ब्रजभाषा, दूसरी भोजपुरी और तीसरी कौन सी? अवधी भाषा, जो अभी आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है। अब आपके लिए आता है गृह कार्य। जैसा कि हम आपको कोई भी लिखने का कार्य नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि लोकगीत है, ये समझने की गीत है। इसे हमें समझना है, इसे याद करना है, अपने निज भाषा से एक संबंध स्थापित करना है। तो आज के लिए उसी को देखते हुए हमने आपको गृह कार्य दिया है कि अपने क्षेत्र में प्रचलित लोकगीत को लिखिए एवं याद कीजिए। विभिन्न समारोह व अवसरों से संबंधित अपनी भाषा में लोकगीत का संकलन करें। आईसीटी के माध्यम से अन्य भाषाओं के लोकगीत को सुने एवं उन्हें सुनकर याद करें। आईसीटी का माध्यम हमारे एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन में बहुत से ऐसे गीत हैं, लोकगीत हैं, जिन्हें हम लोग जानते हैं, समझते हैं और हम उन्हें देख भी सकते हैं, उनसे परिचय भी प्राप्त कर सकते हैं। और जिनके पास स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, उनके लिए तो हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं, हमारी दादी, ये सब है कि नहीं? तो बच्चों, जिस तरह से अभी आपको हमने
जैसे बताया अवधि के बारे में आज हमने आपको बताया, अवधि लोकगीत के विषय में आपको बताया। हम आशा करते हैं आपने इसे बहुत अच्छे से समझा भी होगा और जाना भी होगा। तो बच्चों, ये गृह कार्य आप अपना खुद करने की कोशिश कीजिएगा, स्वयं करने की कोशिश कीजिएगा और अपने बड़ों से भी इसकी सहायता जो लीजिएगा। जिस तरह से अभी आपको हमने अवधि, ब्रजभाषा और आपको और कौन से बताई थी? अरे हम भी भूल गए, ये कैसे भूल गए? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो आपको पढ़ा रहे हैं बच्चों। तो अभी तक हमने आपके पाठ के कितनी भाषाएं जानी हैं? पहली ब्रजभाषा, दूसरी भोजपुरी और तीसरी अवधि, जो अभी हमने आपको पढ़ाई है। ऐसे कैसे भूल सकते हैं? आप भी ऐसे भूलते हैं ना? नहीं भूलना है आपको बच्चों, आपको याद रखना है एक एक गीत, एक एक शब्द, एक एक भावनाएं, क्योंकि हमारे तीनों भाषाओं में अलग अलग भावनाएं हैं, अलग अलग चित्रों का वर्णन है। कहीं होली है तो कहीं पे हमारे भारत देश के सुंदर भागों का वर्णन है, तो कहीं एक बेटी के विदाई का वर्णन है। ये तीन भावनाएं आपने अपनी तीन भाषाओं के जरिए जानकारी प्राप्त की है। तो यहीं पे भी कहानी समाप्त नहीं होती हमारे बच्चों। अभी हम आपसे आगे और मिलेंगे, क्योंकि आपके पाठ में कितनी भाषाएं हैं? 4। और हम बार बार आपको याद करा रहे हैं कि आपको कितनी भाषाएं याद कराई अभी तक हमने? बताइए। हाँ बिल्कुल सही, ये मैम बहुत याद कराती हैं। हाँ बिल्कुल याद कराती हूँ। अवधि और भोजपुरी और ब्रजभाषा। जी, आज हम आपके सामने अवधि भाषा की पाठ्य योजना लेकर आए हैं, जिसके ज़रिए हमने एक बेटी के दर्द को समझा है, जो अपने पिता से पेड़ को ना काटने की बात कह रही है, जो कह रही है कि ये नीम का पेड़ मान के चलिए एक बेटी है जो सदा आपके घर में रहेगी। अगर आप इसे ही काट देंगे तो फिर ये घर सूना हो जाएगा, क्योंकि बिटिया तो एक चिड़ैया के नाय है, वो तो कहीं और ही अपना बसेरा बनाएगी, है कि नहीं बच्चों? तो जैसा हमने आपसे वादा किया था कि अभी आपकी चौथी भी एक भाषा है, वो कौन सी है? बुंदेली। तो हम आपसे मिलेंगे अपने नए पाठ्य योजना के साथ, वो भी बुंदेली भाषा के लिए। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। लेकिन पूरी तरह से धन्यवाद मत कीजिएगा अभी, जब तक हम आपको अपने चारों भाषाएं ना सुना दें तब तक के लिए धन्यवाद मत कीजिएगा। उसके बाद ही धन्यवाद आप कहिएगा हमें। तो बच्चों, आपने इतने ध्यान से हमें सुना और समझा। अगर कहीं हमसे कुछ भाषाओं में त्रुटि रह गई हो या कहीं कोई गलती हो गई हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम भी एक छोटी सी भाषाओं को मानक भाषा में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप कुशल रहें, स्वस्थ रहें।